हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 हमारा राजस्थान बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका टाइटल है आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक है हमारा राजस्थान, ये राजस्थान के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में आज़ादी से पहले राजस्थान में कौन कौन सी प्रथाएं, रीति रिवाज प्रचलित थी और जिनको समय के साथ में समाप्त करने की कोशिश की गई, उन सभी के बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है। तो प्राचीन काल में हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, लेकिन उस समय आपकी जाति का निर्धारण जो है वो आपके कार्य के बेसिस पर होता था। मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं उसी के बेसिस पर जो है वो आपकी जाति निर्धारित की जाएगी। एक तरीके से ये जाति व्यवस्था का सकारात्मक व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे जो है वो इस व्यवस्था का स्वरूप बदला और फिर ये जो स्वरूप है जाति व्यवस्था का, ये पूर्ण रूप से जन्म आधारित हो गया। मतलब आपने ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया तो आप ब्राह्मण ही कहलाएंगे, भले ही आप वेद पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हो या फिर नहीं करते हो। ठीक है, तो ये जाति व्यवस्था का नकारात्मक समावेश जो है वो हमारे समाज में हुआ और इस नकारात्मकता की वजह से फिर टाइम के साथ में बहुत सारे इशू देखने को मिले। हम सभी जानते हैं कि जो समाज है उस समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मतलब समाज में किस तरीके की व्यवस्था चलती आ रही है, इससे व्यक्ति के जीवन पर सीधा इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि सकारात्मक व्यवस्था मतलब आपके काम को, आपकी स्किल को अगर तवज्जो दी जा रही है, मतलब ये जो सकारात्मक व्यवस्था जो थी स्टार्टिंग में, ये मस्तिष्क को खुलापन देती है। और नकारात्मकता मतलब आप चाहे कुछ भी करो, आप में कितनी भी स्किल हो, लेकिन पहले से ही आपका सब कुछ डिसाइडेड हो, तो ये चीजें जो हैं वो मानव के मस्तिष्क में नकारात्मकता जो है उस तरीके से रिलेटेड कई विकृतियों को जन्म देती है। तो इन सभी की वजह से उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी और इसी के चलते कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सकता था। मतलब उस समय कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो सही नहीं थी और इसके विकृत रूप से समाज में कई समस्याओं ने जन्म ले लिया था, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में फैल गई। तत्कालीन सामाजिक सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने की दिशा में कई कार्य किए। मतलब आप एक बात समझिए कि जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने एक तरीके से हमारे समाज में काफी ज्यादा बदलाव करने में, शैक्षणिक और सामाजिक सुधार लाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। तो बात करेंगे हम सामाजिक सुधारों की कि राजस्थान में कौन कौन से सामाजिक सुधार हुए। राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी हस्तक्षेप नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। मतलब उनको लगता था कि ये उनके पर्सनल मामले हैं, तो डायरेक्टली अंग्रेज सरकार ने यहाँ पर अपना इंटरफेयर नहीं किया। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे कि शिक्षा को लेकर के सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसको आप इस तरीके से समझिए कि हमारे समाज में पहले व्यवस्था थी कि आपके काम के आधार पर आपका जो जाति निर्धारण होगा, फिर जो है वो आपके जन्म के आधार पर होने लगी। पहले सकारात्मक व्यवस्था थी, फिर नकारात्मकता आई। नकारात्मकता होने से तो बहुत सारी कुरीतियों का धीरे धीरे जन्म होने लगा और समाज जो है वो मानव के मस्तिष्क पर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है, तो इन कुरीतियों की वजह से और ज्यादा जो समस्या है वो होने लगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि पहले सामाजिक सुधार डायरेक्ट आपकी किसी प्रथाओं को खत्म करने से पहले शिक्षा का अलग जगाने की कोशिश की कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, ताकि लोगों में जब अवेयरनेस आएगी, एक जागृति आएगी, तब जाकर के ये सारी जो भी कुरीतियां हैं इनको खत्म किया जा सकेगा। फर्स्ट है सती प्रथा उन्मूलन। तो सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। मध्यकाल में मुहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने के प्रयास किए। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर के 1829 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। इसके पश्चात कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। नेक्स्ट है कन्या वध प्रतिबंध।
तो राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया। इसके बाद में बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्यों ने भी इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून, कम उम्र की जो कन्याएं हैं उनका उनसे अधिक अवस्था के पुरुषों से विवाह करना अनमेल विवाह, और अवयस्क मतलब शादी लायक उनकी उम्र ही नहीं हुई है उससे पहले ही बालक बालिकाओं का विवाह कर देना, ये बोला जाता है बाल विवाह। ये दोनों ही कुप्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। तो राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई और 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। दास प्रथा उन्मूलन, भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से ही अस्तित्व में थी। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। मुगलों के आगमन से इस प्रथा को और ज्यादा बढ़ावा मिला। दासों की संख्या के आधार पर फिर धीरे धीरे कुल और परिवारों की जो प्रतिष्ठा है उनका उच्चता का आकलन होने लगा कि अच्छा इस परिवार में इतने नौकर हैं, मतलब इसका लेवल इतना है। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोगों की संख्या है वो इस दास प्रथा में इंक्रीज होने लगी। ये जो दास जो थे इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाली के रूप में भी समझा जा सकता है। इसे समाप्त करने हेतु अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा इसको समाप्त किया गया। डायन प्रथा निर्मूलन, राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा थी। यह अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन बहुत अधिक था। 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया और कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो सामाजिक सुधार की हमने बात कर ली कि अंग्रेजों के शासन काल में राजस्थान में कौन कौन से सामाजिक सुधार हुए। अब बात करेंगे शैक्षणिक सुधार की। प्राचीन समाज से ही अगर हम देखें तो हमारा जो भारत है वहां पर शिक्षा का महत्व हमेशा से ही रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्याश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब और मदरसे, मठ आदि रहे हैं। परिवार प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। राजपूताना में भी शिक्षा विभिन्न काल कर्मों से गुजरी। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की जो शिक्षा है उसको देसी शिक्षा से संबोधित किया और उसके बाद की जो शिक्षा है उसको अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया गया। 19वीं शताब्दी में एक और शिक्षा का पारंपरिक स्वरूप नजर आता है तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। इसके पश्चात पुष्कर, भिनाई और केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन शुरुआत में जो लोग हैं उन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है इन सभी में, इसलिए इसका विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप ये सारे स्कूल बंद कर दिए गए। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा जो है वो राजकीय भाषा बना दी गई। अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा फिर धीरे धीरे, और रियासतों में भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं आरंभ हो चुकी थी। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने। इन सब में सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई आरंभ हुई। राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंधन करने के लिए 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सत्र 1875 से 76 में प्रारंभ हुआ। पंडित जनार्दन राय डागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्थान की स्थापना की। महिला शिक्षा की अगर हम बात करें तो 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया। सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। देसी रियासतों में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास आरंभ हुए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालय खोले गए। अब राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख जननायक हुए हैं, तो राजस्थान की भूमि में बहुत जननायक हुए जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया बल्कि समाज में फैली जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त करने के साथ ही स्त्री शिक्षा पर भी विशेष बल दिया। फर्स्ट है भोगीलाल पांड्या।
भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में, देखो ये जो भी हमारे राजस्थान के इम्पोर्टेंट नेता रहे, इम्पोर्टेंट जननायक रहे, इनको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आदिवासियों का मसीहा या फिर वागड़ का गांधी जो है किसको बोला जाता है। जो भोगीलाल पांड्या है, इन्होंने बच्चों और प्रौढ़ों के पढ़ाने के लिए, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए पाठशाला स्थापित की, और यह पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट है नानाभाई खाट, भील थे, सेंगाबाई और कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारी ने नानाभाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। उनके मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। नानाभाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगाभाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और अपनी गाड़ी के पीछे बांध करके घसीटने लगी। किसी ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन उनकी एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था कालीबाई। तो 13 साल की कालीबाई जो खेत से घास काट कर लेकर के आ रही थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे जब अपने सर को, अपने अध्यापक को उन्होंने इस तरीके से देखा तो उनकी रस्सी को उन्होंने दांतली से काट दिया और उन्हें बचा लिया। लेकिन जो गाड़ी में जो फौजी बैठे थे उन्होंने कालीबाई पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी, और अल्पायु में ही, कम उम्र में ही यह बालिका शहीद हो गई। नानाभाई खाट, सेंगाबाई और कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है करनी सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा करनी सिंह का जन्म 1924 में हुआ। 1952 से 77 तक वो 25 साल तक लोकसभा के सदस्य रहे। बालिका शिक्षा के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके अलावा खेल कूद, निशानेबाजी, इन्हीं को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया और छात्रवृत्ति भी शुरुआत की। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 में जोबनेर, जयपुर में एक किसान परिवार में हुआ। प्रारंभ से ही समाज सेवा की भावना उनके मन में रही, जिसके कारण से जयपुर राज्य की सेवा का उन्होंने परित्याग किया और 1929 में उन्होंने एक पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्य क्षेत्र चुना और यहाँ पर जीवन कुटीर नाम की संस्था की स्थापना की और सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनर्रचना हेतु प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। आगे जाकर के हीरालाल शास्त्री जो हैं वो प्रजामंडल आंदोलन में भी सक्रिय रहे। 1948 में जयपुर स्टेट के और 30 मार्च 1949 के राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बनी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर के महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की उन्होंने स्थापना की। हीरालाल शास्त्री की पत्नी का नाम रतन शास्त्री। रतन शास्त्री ने भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया और वनस्थली विद्यापीठ की उन्होंने स्थापना की। महिला और बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए कई सम्मान उनको मिले। पद्मश्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज अवार्ड उनको मिले, काफी ज्यादा प्रमुख है। नेक्स्ट है किशोरी देवी। किशोरी देवी जो है वो स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनका जन्म जो है वो दुलारू का बास झुंझुनू में हुआ। 1938 में उनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहां के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसा करके कारावास में जलवा दिया। तो किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया, महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह भी किया। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। नेक्स्ट है मामा बालेश्वर दयाल। 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए उन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन भी चलाया। तो ये इंपोर्टेंट नेम, कौन कौन से जननायक ने क्या क्या काम किया, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। अब कुछ इस चैप्टर में इंपोर्टेंट शब्दावली रही, शब्द रहे, उनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। अभिशप्त क्या होता है? शाप लगा हुआ। उन्मूलन, समाप्त करना। पांडुलिपि, हस्तलिखित प्रतिलिपि, हाथ से जो लिखा गया हो। और प्रबुद्ध जो है वो बुद्धिजीवी और ज्ञानवान लोगों को बोला जाता है। तो ये चैप्टर नंबर 8 को हमने कंप्लीट किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।